Hey guys, this is Deepak here and welcome to the channel। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस क्या है यूरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये आता है कि मैं जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करूँ, कैसे मुझे पता चले कि किस जगह पे, किस कंपनी में, कहाँ पे जॉब ओपनिंग है। तो मैं रिकमेंड करूँगा लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू मुझे बहुत सारी कॉल आई थी और मेरे दोस्तों को भी आई थी। तो लिंक्डइन में आप जाके जॉब सेक्शन में जाके आप अपना स्किल सेट और लोकेशन दोनों एंटर करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं यहाँ कंपनीज़ में, और उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रैंडमली या सारी ही जॉब्स में अप्लाई मत करिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले पढ़ लीजिए कि जॉब प्रोफाइल है क्या, आपके स्किल सेट से कितना मैच हो रहा है और किस तरीके का काम आप करना चाह रहे हैं, उस तरीके का काम वहाँ पे होता है या नहीं होता है। उसके बाद ही आप उसमें अप्लाई करिए। अगर आप लकी हो और आपको एचआर कॉल बैक करता है तो फिर आपका पहला राउंड शेड्यूल होता है। तो पहले राउंड जो होता है वो क्या होता है उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। पहला राउंड रिक्रूटर के साथ होता है और उसमें मोस्टली वो कोशिश करता है जानने की कि आपका स्किल सेट क्या है, आपने किस तरीके का काम आप कर रहे हो, किस तरीके का काम आप करना चाहते हो। मे भी उसमें वो सैलरी के बारे में भी पूछे, और अगर वो सैलरी के बारे में पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, जो मैं करता हूँ। तो कभी भी पहले राउंड में अगर वो पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि उनसे उनकी आप सैलरी पूछ लीजिए। मतलब अगर वो बोलते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आप पूछिए कि आई डोंट हैव एनी फिगर इन माइंड बट आई वुड बी इंटरेस्टेड लाइक व्हाट यू गिव फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। वो बताएगा कि जैसे अगर वो बोल रहा है कि वो 40,000 क्रोना पर मंथ दे सकता है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 55 या 50,000, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उस का भी टाइम बर्बाद करो, उस कंपनी का भी टाइम बर्बाद करो और इंटरव्यूज़ दो और अपना भी टाइम बर्बाद करो। तो फिर सेंस नहीं बनता है। लेकिन वो कह अगर रिक्रूटर बोलता है कि आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ बट वी कैन कीप इट फॉर द लेटर राउंड्स, तो फिर सही है। इसका मतलब कि वो एक तरीके से एक होप रहती है कि हाँ, जितना आप मांगोगे उतना वो दे देंगे। ठीक है। तो पहले राउंड में क्या होता है कि एक तो टेक्निकल डिस्कशन नहीं, मतलब वो देखना चाहेगा कि आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं और आपने किस तरीके का काम किया है और वो जॉब प्रोफाइल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरा ऑप्शनल है, लेकिन होता है ऐसा कि आपको बेसिक वन लाइनर टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछेंगे। तो जैसे अगर मेरा जावा प्रोफाइल है तो मैं उसकी एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप अपने प्रोफाइल से उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे जावा में वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर या फिर वेब सर्विसेज और जो भी बेसिक जावा के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे वो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछेंगे। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट राउंड। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन उस रिक्रूटर ने कलेक्ट की है वो उसे जिस भी टीम में ओपनिंग है उसके टीम लीड को या मैनेजर को वो भेजेगा, और उन लोगों को अगर आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है तब आपके आगे के राउंड शेड्यूल होंगे। तो ये राउंड होने के बाद और अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर लेती है टीम, तो उसके बाद जो एक दूसरा राउंड होगा वो होगा एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। टेक्निकल नहीं होता है, वो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअली। जो पहला पार्ट होता है वो होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे कि जैसे अगर 4 फिगर ये हैं, पहला शेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा कौन सा होगा, या फिर चौथा ये है तो पांचवा कौन सा होगा, या फिर ये 5 शेप्स दिए हैं तो इसमें से ऑड वन आउट फिगर आउट करो। जो दूसरा है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा कि आपको 20 से 30 मिनट के बीच में कुछ 200 क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं कि जैसे अगर आप लाइफ को कैसे देखते हो, आपकी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कैसे बिहेव करते हो, आपको कितना गुस्सा आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो आप वो जब पूरे 200 के 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको या तो आप एक रिपोर्ट जनरेट होती है। मेरे किसी किसी टेस्ट में वो रिपोर्ट जनरेट हुई थी और किसी किसी में शायद वो रिपोर्ट सीधे रिक्रूटर के पास जाती है। तो अगर आपकी ये हो गया दूसरा राउंड और ये राउंड क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो तीसरा राउंड होता है उसमें क्या होगा, जो वो रिक्रूटर है वो आपको एक ऑफलाइन कोडिंग टेस्ट भेजेगा। तो ऑफलाइन कोडिंग टेस्ट जो मैंने मोस्टली दिए थे, ज़्यादातर कंपनीज़ में ऐसा था कि आपको वो 2 वीक के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन कहीं कहीं कंपनीज़ में ऐसा था कि आपको वो 1 दिन में करना है। और कुछ मतलब शायद 5% कंपनीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे ऐसा था कि आपको वो 3-4 घंटे में करना है। ओके, तो एक बार अगर आप वो जो ऑफलाइन कोडिंग टेस्ट है वो कर देते हो, वो जो ऑफलाइन कोडिंग टेस्ट है वो हैकर रैंक या हैकर अर्थ या लीड कोड ऐसा नहीं होता है। वो एक एंड टू एंड एप्लीकेशन होती है जो आपको डेवलप करनी होगी। जैसे अगर मैं जावा बैकएंड का एग्जांपल दूँ तो एक आपको वेब सर्विस बनानी होती है, उसमें कुछ एंड पॉइंट्स आपको एक्सपोज करने होते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो टाइम टेस्ट होगा उसमें ऐसा होगा, जैसे जो मेरा एक 2 दिन वाला टेस्ट था कि आपको ये 2 दिन या फिर 4-5 घंटे में करना है। तो उसमें ऐसा था कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं
लेकिन ऐसा है कि आप सारी रिक्वायरमेंट 4-5 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते हो या कोड नहीं कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करो, और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरी नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो फॉर टाइम बिंग। जैसे अगर वेब सर्विस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें जैसे था कि आपके 4 एंड पॉइंट एक्सपोज करो और उसके बाद जे यूनिट टेस्ट केसेस लिखो और उसका डॉक्यूमेंट, और क्या था, ऑथेंट, और वो वेब सर्विस सिक्योर होनी चाहिए, मतलब उसमें आपको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो अब आप पे है कि आप वो सारे एंड पॉइंट एक्सपोज करना चाह रहे हो, या फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं 2 एंड पॉइंट एक्सपोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन उसमें डाल देता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किस चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देते हो। ओके, सो वो है। और उसके बाद जब आपने वो टेक्निकल जो एंड टू एंड एप्लीकेशन है वो बना ली है, उसमें मैं टिप्स दूंगा कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो सबसे पहला है वो है कि जो मैं वेब सर्विस का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके यूनिट टेस्ट केसेस पक्के से लिखो। और दूसरा, जो आप फंक्शन लिख रहे हो या वेरिएबल लिख रहे हो उनके नाम बहुत अच्छे से लिखो। रीडमी फाइल उसमें ज़रूर होनी चाहिए, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जब वो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो जो रिक्रूटर होगा वो आपको ऑप्शन देगा कि दैट यू कैन डेवलप दिस एप्लीकेशन इन एनी लैंग्वेज। बट अब होता क्या है कि आपने जो वो एप्लीकेशन डेवलप किया, अब मान लीजिए जावा की ओपनिंग है और जो लोग वो एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे वो सब जावा डेवलपर है, और आपने किसी शायद नोड जेएस में वो एप्लीकेशन लिख दी और आपने उसको भेजा, तो उन लोगों को टाइम लगेगा। और हो सकता है आपने बहुत अच्छा कोड लिखा हो नोड जेएस में, बट उन लोगों को मतलब उसका उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको देखना चाह रहे हैं कि आप उनकी टीम में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इट मेक सेंस कि जिस भी लैंग्वेज में वो ओपनिंग है, मतलब अगर वो जावा की ओपनिंग है, तो अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसे जावा में ही करिए। ओके, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट एक जो एक बोनस पॉइंट मैं बोलूँगा, जो एक बहुत ही अच्छा है, जो मैंने एक कंपनी में किया था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे, तो वो ये है कि जैसे वो लोग आपको बोलेंगे कि एक बैकएंड वेब सर्विस बनाने के लिए, राइट, एक एक वेब सर्विस बनाने के लिए। तो अगर आपने जैसे वेब सर्विस बना दी, अब आपको उसे टेस्ट भी करना है और उसमें आपके पास सैम्पल टेस्ट केसेस होने चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि उसके साथ एक छोटा सा यूआई एप्लीकेशन भी बना दी थी एंगुलर में, जिससे कि वो एप्लीकेशन का पूरा एंड टू एंड फ्लो दिख जाए, और मतलब वो एंड टू एंड एप्लीकेशन काम करे। अगर मैं एक वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो रिस्पॉन्स मुझे वेब ब्राउज़र में दिखे, तो वो चीज़ मैंने कर दी थी। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था और उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा था वो कि इसने बिना पूछे फ्रंट एंड बना दिया। तो एक तो वो आपको दिखाता है कि आपको फ्रंट एंड भी थोड़ा बहुत आता है, और दूसरा कि एक अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक है, ओके। जो फोर्थ राउंड है उसके बाद, अब क्या है कि आपने वो जो एप्लीकेशन है वो जिप करके उन लोगों को भेज दी, तो वो एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे और देखेंगे, और अगर वो एप्लीकेशन अच्छी है तो वो आप पे का नेक्स्ट राउंड जो होगा वो शेड्यूल होगा। और हो सकता है वो लोग एप्लीकेशन पहले ना देखें और उसके बिना भी आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो शेड्यूल हो, और उसमें आप वॉक थ्रू करें उस एप्लीकेशन का बाकी इंटरव्यूअर के साथ में। तो आप उनको दिखाएंगे कि हाँ आपने ये क्लास बनाई, इस रीज़न से बनाई, यहाँ पर आपने ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया, और ये फ़्लो है, ये आपने इस तरीके से टेबल्स बनाई अगर आप कुछ चीज़ स्टोर कर रहे हैं। तो वो जो आप पूरा सब कुछ बताएंगे उसमें फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, होगी ऑफ कोर्स। उस राउंड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये होगा कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई है उस पर डिस्कशन होगा, और दूसरा उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत एक मैं क्या बोलूँगा, टेक्निकल क्वेश्चंस जैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ के होते हैं, वो आपको दी जाएगी, और आपको एंड टू एंड उसको कोड नहीं करना है, बट आपको लेकिन एक लॉजिक कंस्ट्रक्ट करना है, आपको सूडो कोड लिखना है। और अगर आपका ये राउंड अच्छे से हो गया तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जो फिफ्थ राउंड होता है वो होता है मैनेजर के साथ, या फिर डायरेक्टर के साथ, या फिर टीम मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जानने की कि कंपनी कैसी है, टीम कैसी है, किस टाइप का काम है, किस टाइप का वर्क कल्चर है। और बहुत लोगों को लगता है कि अरे टेक्निकल राउंड हो गया तो अब क्या ही करना, लेकिन ये राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्पेशली अगर आप एक अच्छा काम और अच्छी टीम के साथ काम करना चाहते हो। तो जैसे मेरे राउंड जो हुए थे वो डायरेक्टर के साथ और मैनेजर के साथ हुआ था, तो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि किस तरीके से टीम काम करती है, कैसे आप चीज़ें डिप्लॉय करते हो, टेस्टिंग कैसे होती है, क्या क्यूए
एक सेपरेट टीम है, आप डिप्लॉयमेंट कैसे करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली डिप्लॉय करते हो। और उससे बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि उससे आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो, जिस टीम के साथ काम करने जा रहे हो, वो कैसी टीम है। आप ये भी पूछ सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन से फ्रेमवर्क, कौन कौन से टूल्स आप लोग यूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी में एक जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उस पर आप काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके रिज्यूम में ऐड होता है और उसका वेट काफ़ी रहता है। तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो। और ये राउंड होने के बाद शायद एक फ़ाइनल राउंड आपका रिक्रूटर के साथ हो, जिसमें वो आपको सैलरी प्रोजेक्ट करे। और सैलरी प्रोजेक्ट करने से पहले वो आपको कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं, क्या क्या वेलनेस प्रोग्राम है। कि जैसे यहाँ पर ऐसा है कि जो ये 5000 SEK मिलता है वो अब मैं रीम्बर्स कर सकता हूँ। जैसे वो वेलनेस मनी है कि चाहे मैं उसकी जिम मेंबरशिप लूँ, चाहे मैं उसका स्पा और वेलनेस प्रोग्राम में जाऊँ। मेरे ख्याल से वो स्वीडन में शायद गवर्नमेंट का रूल है। तो आपको अलग से पैसा मिलता है जो आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ा वो बताएंगे कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं यहाँ पे। जैसे 30 मतलब 6 वीक की हमें वेकेशन लेनी ही लेनी है साल में एक बार। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में वो आपको बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं होगा। और ये होने के बाद वो आपको एक सैलरी प्रोजेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये हम सैलरी ऑफर कर सकते हैं, आर यू ओके विद इट। तो फिर वो आपकी कॉल है। अगर आप सैलरी एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट होगा, जिसमें 1 से 2 महीने लग सकते हैं। और एक बार वो वीज़ा और रेजिडेंशियल परमिट आपके हाथ में आ जाता है, तो देन यू कैन फ्लाई एनी टाइम। So guys, that's it for now. I hope you like the video. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.